मायावती ने पहले अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को पार्टी की बागडोर सौंप दी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों बाद ही मायावती ने अपनी चिर परिचित अंदाज में फिर से अपने ही भतीजे से पार्टी की कमान वापस ले ली और आकाश को पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर हटा दिया। आकाश आनंद के साथ साथ बसपा के लाखों कार्यकर्ता मायावती के इस फैसले से हैरान रह गए। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि मायावती का इस तरह का चौंकाने वाला फैसला पहला नहीं है। मायावती ऐसे पहले भी फैसले लेती रही हैं। अब इस फैसले से देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, बसपा के कार्यकर्ता इसे कैसे देखते हैं और देश के लोगों की राय इस पर क्या है, इस मसले पर क्या है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि मायावती के फैसले पर राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया किस तरह से आई। सुनिए। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी या सुश्री मायावती जी किसको किस पद पर रखती हैं, किसको कद पर रखती हैं, ये उनका निजी और आंतरिक मामला है। लेकिन एक चीज तय है कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर थे तो उन्हें बनाया क्यों था? जब वो जमीन पर भाषण देने लगे, जब वो बहुजन समाज के साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का घोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। तो मायावती के एक्शन और आकाश आनंद को जिम्मेदारियों से हटाए जाने को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन इस पर राय क्या है? आपने सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लिया है। मायावती ने अपने भतीजे के खिलाफ कार्रवाई क्यों की, इसे लेकर इंडिया न्यूज की टीम जनता के बीच पहुंची और एक सर्वे किया। सर्वे में हमने जो सवाल पूछे इस वक्त आपके सामने, उसकी राय भी आपके सामने। पहला सवाल सर्वे का, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन क्यों लिया? 10% लोगों ने कहा कि आनंद परिपक्व नहीं है, 17% लोगों ने कहा बीजेपी पर हमला है और 24% लोगों ने कहा कि बीएसपी में गुटबाजी है इसलिए, और 36% लोग भाई भतीजाबाज का आरोप लगा रहे हैं। 13% लोग ऐसे थे उनमें किसी ने भी किसी का विकल्प नहीं चुना है। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जो लगातार जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता योगेश सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे और के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं के शर्मा के पास चलूंगा। के शर्मा जी, आप क्या मानते हैं, अगर मायावती ने पहले आकाश को जिम्मेदारी दी उसके बाद वापस ले ली, तो क्या इतना सहज है जो कि दिखाई दे रहा है, या इसके पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब बोलिए। पहले जी, सबसे पहले तो इतनी बड़ी पद जो है उनको देने से पहले ये सोचना चाहिए था कि पहले एक छोटा सा, आप किसी फैक्ट्री के यदि मालिक बनाने से पहले आप मजदूर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मजदूर बनाने से वो उस फैक्ट्री को अच्छे से समझता है, फिर वो जाके वो विकास करता है। तो उन्होंने डायरेक्ट जो भाई भतीजावाद जो आपने देखा 36% लोगों ने जो सर्वे में जो बताया, वो कहीं ना कहीं सही बात है कि उनको बिना मैच्योरिटी के, बिना उस लेवल के उन्होंने इतना बड़ा पद दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि कुछ चीजें जो है आदमी पेट से सीखता है, तो वो बचपन से वो मायावती के साथ था और वो सीख रहा था। ऐसे चिराग पासवान को बहुत कुछ सिखाना नहीं पड़ा,
वो बहुत कुछ सीखे। तेजस्वी को बहुत ही कम उम्र में वो बहुत कुछ सीख लिए, राजनीति के स्विमिंग पूल में तैरना सीख गए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे जहां तक लगता है पर्दे के पीछे कुछ और बात है। कहीं न कहीं जो बीजेपी के खिलाफ में जिस तरह से वो सपोर्टिंग दिख रहा है, क्योंकि पूरी चुनाव में बीएसपी यदि गठबंधन की होती, पिछले बार गठबंधन में देखिए सपा को 5 सीट मिला, लेकिन ज्यादा फायदा किसको हुआ? वो फायदा हुआ कहीं ना कहीं मायावती को, 10 सीट मिला। तो इससे, और अकेले जब चुनाव लड़ी थी तो 0 सीट मिला था उनको सारे, और कांग्रेस के साथ लड़ने पे कहते हैं गठबंधन के साथ किससे क्या फायदा होगा, सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो चुका था। मतलब शर्मा जी, आपका ये कहने का मतलब है कि मायावती इस वक्त बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, इससे अलग हटकर आकाश आक्रामक हो गए थे, बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, जोर से दे रहे थे, ये एक बड़ा कारण है? बी टीम नहीं बोल सकते, क्योंकि मायावती ने जो सीट जो दिया है वो ऐसा नहीं है, कुछ जो है वहां पे कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रही है, कुछ बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो लेकिन कहीं पे भी जीतते हुए नजर नहीं आ रही है। तो बीएसपी के देश जो है, दलित जो है, वो कहीं ना कहीं मायावती को अपना भगवान समझता है, और उस हिसाब से यदि दलित कमजोर, यदि मायावती हारती है तो दलित कमजोर होता है, उसकी बात को रखने नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आकाश आक्रामक हो गए, लेकिन मायावती आक्रामक क्यों नहीं है पिछले कई सालों से? इसके पहले इस तरह का संकेत या इस तरह का संदेश तो ऐसा उनका नहीं होता था, वो अब आक्रामक क्यों नहीं है? कहीं न कहीं देखिए ऐसे तो इसकी सच्चाई तो नहीं जानता हूं, लेकिन जो एक स्पेकुलेशन कर सकता हूं, कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का जो डर है, जो बीजेपी के द्वारा जो डंडा चलाया गया है, उसमें शांत रहने पे उनको फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ मौजूद है। मैथिल साहब, ये बार बार लोग संकेत दे रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि मायावती पिछले कई दिनों से शांत हैं, और उसके पीछे का कारण है पैसा, उनकी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, और जो एजेंसियों का डर है, तो वो सक्रिय होने की वजह थोड़ा ठंडा होना महसूस कर रही हैं। इससे उनका फायदा भी है और उनका काम भी बन जा रहा है, यानी कि इशारा आपकी तरफ है। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। अब पहली चीज, मेरे को सख्त ऑब्जेक्शन है जो शर्मा जी अभी बैठे बोल रहे थे कि मायावती यदि हारती है तो दलित कमजोर होता है। दलित कमजोर तब होता है जब वो कच्चे मकान में रहता है। दलित का तब कमजोर होता है जब उसकी महिला बाहर खुले में शौच करने जाती है। दलित तब कमजोर होता है जब वो अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में मर जाता है रोड के ऊपर। दलित तब कमजोर होता है जब उसके घर में पक्का जो नल से जल नहीं आता है, और दलित तब कमजोर होता है जब उसको मनरेगा में रोजगार। पहली चीज, और ये सब काम जो किया वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। पक्का मकान, नल से जल, इज्जत घर, और उसके अलावा आयुष्मान योजना, ये सब दलित को मजबूत करने के लिए मोदी जी ने किया। दूसरी चीज, आपने कहा कि मायावती जी अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को दबवाने के लिए शांत बैठे। तो मैं आपसे पूछता हूं मनु जी, 2019 में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मुझे बताइए 2019 के अंदर किसने गठबंधन किया? बुआ बबुआ ने किया था ना? क्या उनके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी गई थी क्या? आप मुझे बताइए, तब क्या वो एक्टिव नहीं थी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। आप इतना शक्तिशाली नहीं थे, आप बीजेपी इतना शक्तिशाली नहीं था। आपके टर्म में नहीं बोला, सुन लीजिए पूरी बात। बीजेपी शक्तिशाली सदैव रही है, सुन लीजिए, बीजेपी सदैव शक्तिशाली रही है और रहेगी। हम 2 थे तब नहीं डरे, आज 303 है, अब 400 पार जाएंगे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक कम जो बसपा या कांग्रेस की जो ये एलिगेशन बहुत पुराना हो गया, बीजेपी का बहुत एलिगेशन पुराना है। मैं आपकी तारीफ करूं, अरे ये बहुत पुराना एलिगेशन है। मेरी सोच आप नहीं बदल सकते, मेरी सोच आप नहीं बदल सकते। अरे भद्रता तो पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, आप अपनी बातों को रखिए, शांति से सुना करो पहले ना। इतना पर्सनल कमेंट ना करें प्लीज। अरे भैया डर कभी और होगा, सुनो। अच्छा चलो, दूसरा सवाल ले लेते हैं, बाद में फैसला कर लेंगे। सवाल दूसरा ले लेते हैं। दूसरा सवाल यह है कि बीएसपी में मायावती के बाद बड़ा चेहरा कौन होगा? 25% लोगों ने कहा सतीश मिश्रा, 17% लोगों ने कहा भाई आनंद कुमार, 20% लोगों ने कहा भतीजा
आकाश आनंद और 38% लोग इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। ये जितनी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं के साहब, जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक सबसे बड़ी परेशानी है कि जब उनके बड़े नेता नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो पार्टियां कमजोर हो जाती हैं और उसके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नेता हैं वो बहुत बौने साबित होते हैं, या यूं कहें कि उन्हें कभी उठाया ही नहीं जाता। आप देखिए बसपा में, देखिए बसपा में आकाश आनंद को अभी जिम्मेदारी दी, अभी ताज़ा उत्तराधिकारी बताया, अब बोल दिया कि साहब मैंने उत्तराधिकारी पद से इनको हटा दिया है। ये कारण होता है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता होते हैं, सबसे बड़े नेता होते हैं जिनके भरोसे क्षेत्रीय पार्टी होती है, जिनके चेहरे पर क्षेत्रीय पार्टी होती है या उनके नाम पर ही सब कुछ तय करता है, वो कहीं ना कहीं राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द करते हैं कि मैं ही रहूं और कोई दूसरा नहीं। सही बात बोल रहे हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के अभी जो नेता है केजरीवाल जेल में है, उसके पार्टी कितना छीन बीन हो गई है। भली बाहर निकल गए हो संजय सिंह जी, लेकिन वो धार, वो जो चमक नहीं दिख रही है। चाहे वो आप झारखंड में देख लीजिए, शिबू सोरेन, भली उन्होंने चंपई सोरेन को बना दिया है, लेकिन नहीं है। आप देखो अभी कुछ दिन पहले आप कहते हो दलित, उसके बाद में मैं एक पूछता हूँ यहाँ पे बीजेपी के नेताजी से कि यदि आपको मैं डेली 1 लाख रुपया दूं, डेली 1 लाख रुपया दूं और डेली 2 गाली दूं, अब गाली चाहिए या 1 लाख रुपया चाहिए? आप एक तरफ से घर नल सब दे रहे हो, लेकिन जिस तरीके से सपा के नेता जब मंदिर में प्रवेश किए और दर्शन करने के बाद गंगा जल से धोया जा रहा है, आज 100-200 वर्षों, हजारों वर्षों के बाद भी दलित ओबीसी के साथ ये व्यवहार जो किया जा रहा है, ये संदेश गलत नहीं है। आप बताओ, आप नाजीवाद, आप यदि करें 400 पार चले जाएंगे, और ठीक है आप नाजीवाद और फांसीवाद की तानाशाही आप कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दलित के साथ सम्मान, रुपया नहीं, दलित को घर नहीं, नल नहीं, उसको कुएं में, और जो सम्मान बराबर का अधिकार, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 उसको चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको वो चाहिए दलित को। दलित को आपको पैसे मत दो, आपको 2 लाख रुपया देंगे, यदि एक छापा पर उसको सम्मान अच्छा पूरा लगेगा। मिलना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी जब दलित नेता जाता है तो उसको धोया भी जाता है, तमाम मूर्तियों को धोया जाता है, दूध से नहलाया जाता है। ये भी एक भारतीय राजनीति में संकेत देखने को मिला है। तीसरा सवाल ले लेते हैं, आज की तारीख में सबसे बड़ा दलित नेता आप किसे मानते हैं? ये सवाल हमने लोगों से पूछा। 29% लोगों ने कहा कि मायावती को हम बड़ा दलित नेता मानते हैं, 16% लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा दलित नेता मानते हैं, 12% लोग अर्जुन राम मेघवाल को दलित नेता मानते हैं और 9% लोग चंद्रशेखर रावण को दलित नेता मानते हैं। 33% लोग किसी अन्य को बड़ा नेता मान रहे थे और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। इस पर भी और इसके पहले जो बात के शर्मा कर रहे हैं उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए जरा मैथिल साहब। धन्यवाद। देखिए अभी के शर्मा जी ने ना जितने भी प्रश्न उठाए मैं बहुत ही विनम्रता से उनको उत्तर दूंगा, लेकिन आशा करता हूं बीच में झुंझुना नहीं बताए। अब देखिए इन्होंने कहा कि आरक्षण जो है आप समानता का अधिकार दीजिए। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी इस देश में दलित समाज को समानता का अधिकार नहीं दिया। आप देखिए बाबा साहब श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है? नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्या 70 साल में किसी के दिमाग में आया था क्या आदरणीय श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाने हैं? क्या आया था किसी को याद? यहाँ तक की बहन जी को भी, जो गले में करोड़ रुपए की माला पहनती थी, अपनी और काशीराम जी की मूर्तियां बनवाई, नहीं आया ना। दूसरी चीज ये यहाँ बोल रहे हैं आरक्षण, ये पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, आप मुझे बताइए संविधान में कहाँ लिखा है कि ओबीसी और जो एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है? उस आरक्षण मंदिर की बात कीजिए ना, मंदिर तो गंगा जल से धोया जा रहा है। उत्तर सुन लीजिए, पूरी तरह उत्तर सुन लीजिए मेरे भाई। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। देखिए मनु जी, मैं यहाँ पर डिबेट छोड़ दूंगा, क्या बंद कर दे। ये बीजेपी के नाटक है क्या? ये जवाब नहीं है, बोलने देंगे मुझे, बोलो मुझे। चलिए योगेश जी आ गए, बोलेगा तो बीएसपी मैं के नेता आ गए, बीएसपी के नेता आ गए, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। बीएसपी के नेता आ गए योगेश सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से चर्चा हो रही है बीएसपी को लेकर, आखिर ऐसा क्या है बीएसपी में कि मायावती उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना देती हैं फिर हटा देती है, कारण क्या रहा? सर सभी को मेरा जय भीम जी। सर मुझे थोड़ी पिक्चर नहीं आ रही आपकी क्लियर।
हेलो। आप बोलते रहिए। आप अपनी आपकी आवाज आ रही है, आपकी पिक्चर बहुत बड़ी आ रही है, शानदार चमकती हुई। बताएं सर, बताएं, एक बार और पूछो। योगेश जी, मायावती जी ने पहले आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे दी, उसके बाद हटा दिया, कारण क्या रहा? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी शासन प्रशासन अनुशासन के नारे के साथ चलती है। बहन जी ने ये सिद्ध कर दिया। कुछ दिन पहले हमारे को अब बहन जी का ये और बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि अगर कोई भी अनुशासन के अंदर अनुशासन से बाहर जाएगा उसको पद मुक्त कर दिया जाएगा और पार्टी से भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बहन जी ने ये करके दिखाया है कि इसमें कोई परिवारवाद या कोई प्रभारी हो या अध्यक्ष हो। तो क्या आकाश आनंद ने अनुशासनहीनता की थी? सर, आपने उनका भाषण सुना होगा कि उनकी भाषा किस तरीके की थी। तो बहन जी ये कहती हैं कि हम ऐसी घनौनी राजनीति नहीं करते, इसलिए आकाश आनंद जी को पदमुक्त कर दिया। लेकिन वो ये भी साथ साथ आपने सुना होगा कि कहा है कि आने वाले समय में उनको परिपूर्ण करके दोबारा पार्टी का जिम्मेदारी दी जाएगी। मैथिल साहब कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे। हाँ बताइए मैथिल साहब। देखिए, केसेस ऑफ एडवोकेट लगा रखा है इन्होंने। मैं इनसे पूछा था, उन्होंने आरक्षण की बात की थी ना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 370 और 35 से लगा हुआ था तब दलित समाज को क्या जम्मू कश्मीर में आरक्षण था? पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने जो कहा मंदिरों में जाने वाली बात, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, और यदि कहीं घटी है तो प्रशासन ने उसके ऊपर पूरा जो है संज्ञान लिया। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूं, ये कह रहे थे थप्पड़ मार नहीं लो और 1 लाख रुपया ले लो, बहुत सारी बातें यहाँ बैठ रहे थे, कह रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, यदि दलित समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं, वो मनरेगा में काम कर रहे हैं, पक्का घर दे रहे हैं, इज्जत घर दे रहे हैं, नल से जल दे रहे हैं, आयुष्मान योजना दे रहे हैं, आपको दर्द है क्या? मुझे ये बताइए, पंचतीर्थ पिछले 7 साल में किसी ने बनवाया थे क्या? नहीं। मायावती जी गले में करोड़ रुपए की माला पहनती थी, लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहब के लिए नहीं सोचा। और एक बात, बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बदलने वाले कौन लोग हैं? बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला, जरा बताइए मुझको। यहां बैठकर बहुत सारी बातें करनी आसान है एडवोकेट साहब, लेकिन चलिए सुन लेते हैं। एक और अंतिम सवाल रह गया सर्वे का, उस पर बात कर लेते, फिर आपका जवाब भी ले लेंगे। अंतिम सवाल है कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? हमने ये सवाल पूछा। 39% लोगों ने कहा ये वजूद की लड़ाई है, 24% लोगों ने कहा बीजेपी की बी टीम है, और 29% लोगों ने कहा दलितों की नुमाइंदगी है, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। के शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, संक्षेप में जवाब दे दीजिए शर्मा जी। देखिए, ये बात तो सही है कि जब जब चुनाव आता है तो लोग दलित के घर जाके खाना खाते हैं और दलित के घर पे जाके बैठते हैं, दलित के घर साथ बैठ के पूजा करते हैं। ये सत्य है कि दलित जो है ना, ये जो नुमाइंदगी जो है, दलित को कहीं ना कहीं लोग यूटिलाइज कर, जैसे मुसलमानों को मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ कि जब कांग्रेस की मुसलमानों की हिमायती की बातें तो करते हैं लेकिन हिमायती करते नहीं है, उसी तरह दलित की जो है वो खाना खाकर क्या दिखाते हैं कि दलित छोटा है, नीचे है, और उसके साथ जमीन में बैठे खा रहा है। ये कहीं ना कहीं दलित की और ज्यादा बेइज्जती करते हैं। और चुनाव में इस तरह से दलितों के साथ सिर्फ क्यों खाते हो? 5 साल खाओ ना, उनके साथ हर साथ में बैठो और फोटो खिंचवाओ, और 5 साल आप जो है हर महीने जो है टीवी मीडिया पे डालो। नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम में थाली, वो भी घर से थाली लेके आते हैं। योगेश जी जवाब दे दीजिए, योगेश जी जवाब दे दीजिए। मैं शर्मा जी से ये बोलना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि दलित के घर में रोटी खाने का क्या मतलब है? मतलब ये तो आप खुद ही दिखा रहे हो कि हम दलित के घर चुनाव मैं दलित की इज्जत करता हूँ और दलित को हमेशा भगवान मानता हूँ, और मायावती को भी भगवान मानता हूँ। दलितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन दलित को सब लोग जो है ना, जिस तरीके से लास्ट चुनाव के टाइम में जिस तरह खाना खा के दिखाते हैं उनके साथ, ये कहीं ना कहीं उनकी अपमान है। सर, बहन जी ने दलितों के लिए नहीं, सब पिछड़े अल्पसंख्यक गरीब लोगों के सबके लिए सब कुछ किया है। क्यों? अगर मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे आवास योजना बनाई, उसमें दलितों को नहीं पूरे गरीब तबकों को घर मिले। यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें दलितों को नहीं पूरे समाज के लोगों को एडमिशन मिलता है।
चलिए, लेकिन इन सबके बीच मायावती की अगली रणनीति का इंतजार रहेगा। समय कम है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। सबके बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। हमने तमाम सवाल लोगों से पूछे कि मायावती ने अगर पॉलिटिकल गेम प्लान सामने रखा है तो इसके पीछे का कारण क्या और उस पर देश की राय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।